ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग अपने रेनबो पार्ट 2 का सबसे फर्स्ट पोएम जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसकी शुरुआत करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Fine, I'm also fine. So today we have a great poem whose name is Sweetest Love I Do Not Go. So please start कि Sweetest Love I Do Not Go जो एक पोएम है, ये एक लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ये जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पे इतने सारे चीज लिखे गए हैं जिनसे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है? इस बात को थोड़ा नोट करिएगा। एक एक वर्ड में एक एक क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन जो है ये अबाउट ऑथर यानी अबाउट पोएट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हर एक कविता, हर एक कहानी का सबसे पहले हम लेखक परिचय यानी कि अबाउट पोएट और अबाउट ऑथर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इसको लिखा किसने है। सबसे पहली नंबर बात मेरे भाई, पोएम नहीं होता है, पोम। पोम क्या होता है? पोम, ठीक है? तो इस पोम के राइटर यानी इनके पोएट जो हैं वो है जॉन डन। तो सबसे पहले हम जॉन डन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो जॉन डन का जन्म जो है वो 1572 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लेकिन याद रखिए, कुछ तेजस्वी लोग होंगे, कुछ तेजस्वी टीचर्स हैं जो बोलेंगे कि सर इसमें इनका डेट कहाँ है, डेट की 13 अप्रैल 14 अप्रैल जो भी हो, उससे हमको क्या मतलब है? जो टेक्स्ट बुक में है ये नहीं है, ये है टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक में जो भी दिया रहेगा वही पूछेगा। इसमें डेट नहीं दिया है, डेट नहीं पूछेगा, साल दिया है तो साल पूछेगा। तो क्या जरूरत है हमको पूरा उतना ढाड़ा याद करने का, समझ रहे हैं ना? तो जॉन डन का जन्म कब हुआ था? इनका डेथ कब हुआ था? ये एक पायोनियर थे। पायोनियर का मतलब होता है ना, मतलब उस समय के सबसे प्रभावशाली कवि, मतलब एकदम ट्रेंड में चल रहे थे। आज के जमाने में हम कहते हैं ना कि फलाना आदमी ट्रेंड में चल रहा है, तो उस टाइम में, जिस टाइम में ये कविता लिखा करते थे, उस टाइम में ये पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री थे। मेटाफिजिकल पोएट्री का ये पायोनियर थे, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है का? हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगर इनके फैमिली के बारे में बात किया जाए तो माय डियर, इनका जन्म हुआ था एक रोमन कैथोलिक परिवार में, रोमन कैथोलिक फैमिली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉन डन का जन्म किस फैमिली में हुआ था? तो जवाब होगा रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इनका बर्थ यानी जन्म कब हुआ था, कब जन्म लिए थे? 1572 में। कब मरे थे? अच्छा, ये कैसे कविता लिखा करते थे, किस टाइप का? मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है? और इस मेटाफिजिकल पोएट्री के क्या जाने जाते थे, क्या माने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, पायनियर। बोलिए पायनियर, ठीक है? इनकी अगर पढ़ाई की बात की जाए तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था। किसमें? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था। लेकिन याद रहे, जिस टाइम इनके स्टडी का उम्र था, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम, हाँ एक और चीज बता दो, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंडी कवि हैं। तो जब इनका जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम में इंग्लैंड के लोग कैथोलिक फैमिली से नफरत करते थे। मतलब जैसे हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है ना, उसी तरीके से वहां पे ना, मतलब कैथोलिक से लोग नफरत करते थे, मतलब उनको नीच मानते थे। क्या मानते थे? नीच मानते थे। जिसका कारण कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये खुद यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग गए, क्योंकि इतना लोग इनको इसमें टर्चर करते थे कि अरे ये कैथोलिक फैमिली से, इससे मत टच करो, इससे मत छो, इससे मत बैठाओ। बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी, छुआछूत हुआ करता था, जिसके कारण बिना डिग्री लिए ही ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लीव कर गए, यानी छोड़ दिए। क्या कर दिए? छोड़ दिए। अंडरस्टूड? बात समझ में आया? तो क्वेश्चन किया जाएगा कि
क्या कहते हैं, जॉर्डन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैसे छोड़ा, तो आंसर होगा विदाउट कंप्लीट हिज डिग्री। बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए उन्होंने क्या कर दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद वहां से कॉलेज छोड़े और बड़ी प्रताड़ित हुए थे, बड़ी लोगों ने उनको मतलब कि सताया था। तो सोचे कि आखिर ये जात पात क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आखिर ये जात पात क्या होता है कि लोग इस जात पात के लिए हमको इतना भेदभाव कर रहे हैं। तब ये क्या किए कि उसके बाद ये आए तो पहले कानून का पढ़ाई पढ़े, लॉ पढ़े। क्या पढ़े? आफ्टर लिविंग कॉलेज ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। क्या होता है? बोला कि आखिर ये होता क्या भाई, आखिर क्या है इसमें कि लोग इतने अलग नजर से देख रहे हैं। तो बोले कि एक काम करते हैं, पहले मैं उसी के बारे में अध्ययन करता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और आफ्टर दैट ही स्टडीड थियोलॉजी, कि आखिर ये धर्म क्या है, असल धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज द मीन बाय रिलीजन। ओके, तब ये उन्होंने पढ़ाई किया। कब? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद। और जब इन्होंने लॉ और थियोलॉजी पढ़ लिया तो 1915 ईस्वी में इनका उम्र हो गया था 42 साल। कितना हो गया था? 42 इयर्स के हो गए थे। तब इन्होंने एक चर्च था, चर्च समझते हैं ना आप लोग? चर्च कौन कौन समझता है? चर्च कौन कौन समझता है? चर्च समझते हैं? तो 1615 ईस्वी में 42 वर्ष के उम्र में इन्होंने ऑर्डिनेशन लिया। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है मठाधीश बनना। क्या होना? मठाधीश बनना, यानी उस चर्च का ये मतलब क्या बन गए? मठाधीश बन गए, यानी हेड बन गए। ठीक है, तो ऑर्डिनेशन ऑफ एंग्लिकन चर्च, यानी एंग्लिकन चर्च का इन्होंने ऑर्डिनेशन लिया। कब लिया? 1615 ईस्वी में, जब इनका उम्र कितना था? 42 साल। लेकिन मेरे भाई इसके पहले भी कुछ कहानी है कि पेट्रोन्स नीस लिखा है। पेट्रोन्स नीस, पेट्रोन्स का मतलब होता है संरक्षक। क्या होता है? तो ये संरक्षक के भतीजी से क्या हुआ? ये अपने ही संरक्षक के भतीजी से चोरी चुपके शादी कर लिए। क्या किए? मतलब लड़का लड़की राजी थे, जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक अ लव मैरिज, तो इन्होंने शादी कर लिया उसके पेरेंट्स के खिलाफ। समझ गए? इस किताब में नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, उनका नाम था एने मोर। क्या नाम था इनके वाइफ का? तो उस लड़की से इन्होंने शादी कर लिया उसके गार्जियन के खिलाफ, लेकिन वो लोग ने इन पे केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। किनको? जॉर्डन को। लेकिन आफ्टर कम बैक, जेल से आने के बाद इन्होंने ऑर्डिनेशन लिया था। ठीक है, और मठाधीश बने थे। ठीक है, और अपने बीवी के साथ लाइफ भी गुजारे थे। ये वेल नोन का मतलब होता है जाने जाते हैं। वेल नोन मतलब जाने जाते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड सर्मन्स के लिए, यानी ये लिखा करते हैं। कोई पूछे कि क्या क्या लिखते थे भाई, तो सॉन्ग्स सोनेट्स लिखते थे, सटायर्स और सर्मन्स लिखते थे। ये भी क्वेश्चन करेगा कि जॉन डन इज नोन फॉर, जॉन डन जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड सटायर्स एंड सर्मन्स, इन सारी चीजों के लिए। तो ये था जो जॉन डन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था। तो आई होप दैट कि अब कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा तो आप बता दीजिएगा। एक बार एक रैपिड फायर प्रैक्टिस सेशन हो जाए। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। किस परिवार में हुआ था? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? यूनिवर्सिटी कैसे छोड़े थे? विदाउट कंप्लीट हिज डिग्री। क्यों छोड़े थे? हाँ, क्यों छोड़े थे? ड्यू टू हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। किसके कारण छोड़े थे जी? किस धर्म के थे? कैथोलिक फैमिली से थे। उस टाइम इंग्लैंड के लोग कैथोलिक लोगों से क्या करते थे? नफरत करते थे। चलिए, आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटी, आफ्टर लिविंग कॉलेज छोड़ने उन्होंने किस चीज की पढ़ाई की? लॉ एंड
थियोलॉजी, थियोलॉजी गांव में होता है थियोलॉजी, तो थियोलॉजी नहीं है थियोलॉजी है, ठीक है। तो उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई की थी और 42 वर्ष की उम्र में एंग्लिकन चर्च का ऑर्डिनेशन लिया था, यानी एंग्लिकन चर्च का कुर्सी संभाला था, ठीक है। ये किस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? और सटायर्स एंड सर्मन्स। ये किससे शादी किए थे? अपने पैट्रॉनिस से। पैट्रॉनिस का मतलब संरक्षक की भतीजी से। और कैसे किए थे भाई? साइलेंटली, चोरी चुपके, यानी गर्जियन से पता, मैंने गर्जियन को बताया नहीं गया था, जिसके कारण इनको जेल भी हुआ था, ठीक है। तो ये था जॉन डन का जीवनी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉन डन ने इस कविता में लिखा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जॉन डन ने इस कविता में बताना चाहा है, पहले इसका नाम समझ लीजिए, कितना मजेदार नाम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरे प्रिय, मेरी महबूबा, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक। कविता में भाव आना चाहिए। तो थोड़ा बता दो कि किस चीज पे हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी बीवी है, यानी उसकी वाइफ है। एक घर में दो ही लोग रहते हैं, ठीक है। अब उसका जो हस्बैंड है वो किसी काम के लिए, इसमें चर्चा नहीं किया गया है कि किस काम के लिए, लेकिन किसी काम के लिए वो हमेशा मतलब तो साथ में रहे हैं, मगर अब उसके पति को कहीं जाना पड़ रहा है, उससे दूर, समझ रहे ना, यानी जुदाई हो रही है। तो उस टाइम में उस वाइफ को, उस पत्नी को, उस प्रेमिका को मतलब क्या एहसास होता है, क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होता है अलग होने का ना। तो ये सारी चीजें बयां की गई है। और ऐसा हम सबके घर में होता है। हमारे भी पापा कभी जाते हैं तो मम्मी और घर के लोग सारे लोग उदास हो जाते हैं, होते हैं ना, हम लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी जो एने मोर है, वो जॉन डन के सफर पे जाने से क्या है, उदास है, रो रही है, और उसी को ये समझा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों आपको भी जरूरत पड़ेगा इस कविता का, ठीक है। तो ये कविता में समझाया गया है, हेलो, कि एक दूसरे को हम कैसे समझाएं, कैसे कन्विंस करें, कैसे मोहब्बत से भी समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जॉन डन ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो आइए सुनते हैं। लिखा है कि sweetest love I do not go for weariness of thee, nor the hope in the world can show a fleeter love for me। जब ये सफर के लिए निकल रहे होते हैं, कौन? तो उनकी पत्नी रोने लगती है, उदास हो जाती है। तो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। हाँ, ये सच है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं अभी जा रहा हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मोहब्बत नहीं करती हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो। और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि कोई दूसरी औरत मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या तुमसे ज्यादा ख्याल रखती हो। ऐसा भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जाना जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूं। कुछ समझ में आया? पहला लाइन का मतलब यही है, समझ में आता है? Sweetest love I do not go for weariness of thee। weariness का मतलब होता है उब जाना। और nor in the hope, और ना ही इस उम्मीद में कि a fleeter love for me, कि कोई दूसरी औरत, कोई दूसरी लेडी हमको इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मोहब्बत कर सकती है या करती है। लेकिन जाना जरूरी है, इसलिए जा रहा हूं। राइट, चलिए आगे कह रहे हैं। But since that I must die at last, is best to use myself in jest, thus by fine death to die। ये जो कविता लिखा हुआ, पहले इसको समझ लें। यह जो पोएम है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया। किस इंग्लिश में लिखा गया? ओल्ड इंग्लिश में। ओल्ड इंग्लिश, आज जो हम इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ओल्ड इंग्लिश ऐसा नहीं हुआ करता था।
जैसे आज हम डाई का स्पेलिंग क्या पढ़ते हैं? DIE। क्या पढ़ते हैं बाबू? DIE। लेकिन पहले हुआ करता था DYE। समझ में आ रहा है? इस तरीके से THOU, दो का मतलब होता है तुम। आज हम इसको क्या पढ़ते हैं? यू। तो ये ना कविता ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, राइट? चलिए, तो लिखा है कि but since that I must die at last is best to use myself in jest, thus by find death to die। पत्नी को समझाते हैं कि अब थोड़ा सा मजा ले लें इनका, थोड़ा सता दे अपनी वाइफ को। कहते हैं चूंकि हालांकि एक न एक दिन मुझे मर ही जाना है। देखिए क्या कर रहे हैं कि चूंकि हालांकि एक न एक दिन मुझे मर ही जाना है, तो बेहतर होगा कि मैं जीते जी थोड़ा अलग होके ना उस फीलिंग को एहसास कर पाऊं, ताकि जिस दिन मैं सच में मर जाऊं उस दिन आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। तो सोचिए, ये बात जब कोई पत्नी सुनेगी तो हंसेगी कि रोएगी? अब बेचारी और जोर जोर से रोने लगती है बात सुन के। सही समझ में आया? अब ये बेचारे फंस जाते हैं कि बेकार मजाक किया। ठीक है, अब इनको समझाते हैं कुछ एग्जांपल्स देके। कहते हैं yesterday night the sun went hence and yet he is here today। आंगन में उनको पकड़ के लाते हैं, घर से आंगन में, और दिखाते हैं कि मेरी प्यारी या मेरी प्रेमिका, मेरी महबूबा, तुम ध्यान से देखो, वो जो सूरज दिखाई दे रहा है ये कल रात को डूब गया था। तो कहती है हाँ। फिर आज वापस आ गया, तो कहती है हाँ। बताते हैं He hath no desire nor sense। इसके पास ना कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है, ना कोई इच्छा है, ना कोई समझ है। Nor half so sort away, और ना ही यह सूरज आधा सफर करके आया है, बल्कि सफर को कंप्लीट करके आया है। Then fear not to me, इसीलिए मेरे बारे में भी तुम चिंता मत करो। But believe that I shall make a speeder journey since I take more wings and spurs than he। बल्कि यकीन मानो, मैं वादा करता हूं, I promise that, कि मैं सूरज से भी तेज यात्रा करके वापस तुम्हारे पास आऊंगा। बात समझ में आया? अब थोड़ा भाव में समझते हैं। जब उनकी पत्नी रोने लगती है तो उनको प्यार से आंगन में लेके आते हैं और कहते हैं कि आप उस सूरज को देखिए, उस सूरज के पास ना कोई बुद्धि है, ना कोई समझ है, ना उसे कोई मोहब्बत करने वाला है। फिर भी वो अपने यात्रा पे गया था और देखिए आज फिर वापस आ गया है। तो मेरे बारे में किस बात का डरना? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के जा रहा हूं, अपनी सांसें छोड़ के जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि इससे भी बेहतरीन, इससे भी स्पीड यात्रा करके वापस आऊंगा, क्योंकि मेरे पास सूरज से ज्यादा जज्बात है और सूरज से बड़ा पंख है। बहुत तेज यात्रा करके वापस आऊंगा। समझ में आया? इस टाइप से अपने पत्नी को समझाते हैं। अब पत्नी का रोना थोड़ा कम होता है। अब वो जो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, अब सिसकियां लेकर रोना शुरू कर रही हैं। ठीक है, बंद हो गया क्या?